साल था 2018। पूरा हिंदुस्तान हैरान था जब हीरे के कारोबारी नीरव मोदी की चमक दमक धीरे धीरे कम होते हुए एक बहुत बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल का रूप ले लिया। मोदी, जिनके गहनों के डिजाइन पूरी दुनिया में मशहूर थे और जिनके क्लाइंट्स में हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी शामिल थे, वो भारत के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड का चेहरा बन गए। लेटर्स ऑन ऑफ अंडरटेकिंग के गलत इस्तेमाल से किया गया ये 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला भारत के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसने उन कमजोरियों को उजागर किया जो काफी समय से सिस्टम में थी। कई सालों तक चले इन फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस ने बैंकिंग नियमों, इंटरनल कंट्रोल्स और ओवरसाइट मैकेनिज्म की खामियों को सामने लाया। नीरव मोदी स्कैम सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि बड़े और मजबूत दिखने वाले इंस्टीट्यूशंस में भी अंदर ही अंदर कितनी गड़बड़ हो सकती है। इस स्कैंडल ने बैंकिंग सेक्टर में लोगों का भरोसा तोड़ दिया और फाइनेंशियल सेफ्टी को मजबूत करने के लिए कई नए रिफॉर्म्स लाए गए। ये कहानी है कि कैसे चमकदार हीरों और चालाक फाइनेंशियल चालों से बुना गया जाल टूटा, जिससे भरोसा टूटा और भारत के फाइनेंशियल भविष्य के लिए कीमती सबक मिले। नीरव मोदी की कहानी शुरू होती है एंटवर्प से, जो दुनिया की हीरा राजधानी है। वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जो कई पीढ़ियों से हीरे के व्यापार से जुड़ा था। उनके पिता एक हीरा व्यापारी थे और उनके अंकल मेहुल चौकसी गीतांजलि जेम्स के मालिक थे, जो एक बड़ा ज्वेलरी ब्रांड था। थोड़े समय के लिए व्हार्टन स्कूल में पढ़ाने के बाद मोदी उस दुनिया में वापस लौट आए जिसे वो सबसे अच्छे से जानते थे, हीरों की दुनिया। 2010 में उन्होंने अपना खुद का ब्रांड नीरव मोदी लॉन्च किया, जिसका टारगेट ऐसे लोग थे जो बेहद खूबसूरत और महंगे गहने पसंद करते थे। उनकी कलाकारी रेड कारपेट पर दिखाई दी, हॉलीवुड स्टार्स ने उनके गहने पहने और दुनिया भर के एक्सक्लूसिव इवेंट्स में उनके गहनों को प्रदर्शित किया गया। मोदी ने अपने ब्रांड को लग्जरी और एक्सक्लूसिव बनाया और उनका नाम दौलत और शान और शौकत का प्रतीक बन गया। वो स्टार्स के ज्वेलर थे, उनका नाम हाई सोसाइटी में बहुत इज्जत से लिया जाता था। लेकिन उनकी ये कामयाबी धोखे की नींव पर बनी थी। जब उनका ब्रांड दुनिया को चकाचौंध कर रहा था, तब पर्दे के पीछे वो फाइनेंशियल हेराफेरी की कहानी लिख रहे थे। जिस बिजनेस स्किल से वो ज्वेलरी की दुनिया के टॉप पर पहुंचे थे, उसी स्किल का इस्तेमाल वो फ्रॉड का एक जटिल जाल बुनने के लिए कर रहे थे। नीरव मोदी के इस बड़े स्कैम के बीच में एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था जो देखने में बिल्कुल साधारण लगता था, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। एलईयू असल में बैंक गारंटी होती है, जिसका इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड में होता है। मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ बेईमान कर्मचारियों के साथ मिलकर एलओयू सिस्टम का गलत फायदा उठाया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कई फर्जी कंपनियां बनाई, जैसे कि डायमंड्स आर अस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलार डायमंड्स। ये कंपनियां सिर्फ कागजों पर ही थीं और इनका मकसद सिर्फ गलत तरीके से पैसे हासिल करना था। नीरव मोदी स्कैम सिर्फ एक आदमी के लालच की कहानी नहीं थी। इसने पीएनबी और पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बड़ी नाकामयाबियों को उजागर किया। सबसे बड़ी कमी थी पीएनबी के कोर बैंकिंग सिस्टम और स्विफ्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के बीच इंटीग्रेशन की कमी। स्विफ्ट सिस्टम, जिसका इस्तेमाल इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर के लिए होता है, वो पीएनबी के इंटरनल सॉफ्टवेयर से अलग काम करता था, जिसकी वजह से कई सालों तक ये फ्रॉडलेंट एलओयू पकड़ में नहीं आए। इस कमी का फायदा उठाकर बेईमान कर्मचारी स्विफ्ट के जरिए खुद से एलओयू मैसेज भेजते थे और बैंक के किसी भी इंटरनल चेक से बच जाते थे। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल्स का पूरी तरह से टूट जाना और ड्यू डिलिजेंस की कमी ने भी इस स्कैम को बढ़ावा दिया। पीएनबी का सिस्टम मोदी की कंपनियों को इशू किए जा रहे इतने ज्यादा एलओयू को फ्लैग करने में नाकाम रहा। इन फर्जी कंपनियों की बैकग्राउंड चेक या तो बहुत ही ऊपरी तौर पर की गई या फिर बिल्कुल भी नहीं की गई। ओवरसाइट की कमी ने फ्रॉड को बढ़ावा दिया, जिससे मोदी और उनके साथी बिना किसी डर के अपना काम करते रहे। इस स्कैम ने बैंक स्टाफ की ट्रेनिंग और अवेयरनेस की कमी को भी उजागर किया, खासकर एलओयू से जुड़े रिस्क्स के बारे में। एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की कमी और लापरवाही ने इस समस्या को और भी बदतर बना दिया। सेक्शन 5 झटका, भारत के वित्तीय परिदृश्य पर प्रभाव। नीरव मोदी स्कैम ने भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा कम हुआ और देश के बैंकिंग सेक्टर की ईमानदारी पर सवाल उठने लगे। पीएनबी, जो कभी इंडियन बैंकिंग का एक मजबूत स्तंभ था,
को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बैंक पर 13,000 करोड़ रुपए की भारी देनदारी आ गई, जो फ्रॉडलेंट एलओयू की कुल वैल्यू थी। इसकी वजह से बैंक के शेयर की कीमत बहुत गिर गई और मार्केट कैपिटलाइजेशन में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। पीएनबी की रेपुटेशन खराब हो गई और स्कैंडल ने उसकी छवि धूमिल कर दी। लेकिन इस स्कैम का असर सिर्फ पीएनबी तक ही सीमित नहीं रहा। इसने पूरे बैंकिंग सिस्टम में भरोसे का संकट पैदा कर दिया और इन्वेस्टर्स, लेंडिंग प्रैक्टिसेस और रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स पर सवाल उठाने लगे। इसी तरह के दूसरे स्कैम का डर होने की वजह से दूसरे बैंक्स की भी जांच पड़ताल बीआईएच गई, जिससे क्रेडिट मिलना मुश्किल हो गया और इकोनॉमिक एक्टिविटी धीमी पड़ गई। नीरव मोदी स्कैम ने पूरे भारत इंक के लिए एक चेतावनी का काम किया और जरूरी ड्यू डिलिजेंस, सख्त नियमों और मजबूत इंटरनल कंट्रोल्स की जरूरत को उजागर किया। इसने फाइनेंशियल हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ईमानदार बिजनेस प्रैक्टिसेस के महत्व को रेखांकित किया। सेक्शन 6 कानून का लंबा हाथ, जांच, गिरफ्तारियां और प्रत्यर्पण की लड़ाई। जैसे ही नीरव मोदी स्कैम का खुलासा हुआ, भारत सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को शामिल करते हुए जांच शुरू की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की, जबकि सीबीआई ने आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी पर ध्यान केंद्रित किया। गिरफ्तारियां जल्द ही शुरू हो गईं। गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खारत को गिरफ्तार कर लिया गया। नीरव मोदी गायब हो चुका था। वो लंदन में मिला और 2019 में गिरफ्तार हुआ। 2025 तक मोदी अभी भी ब्रिटेन की कस्टडी में है। मेहुल चौकसी एंटीगुआ में है, जहां उन्होंने नागरिकता हासिल कर ली थी। चौकसी के प्रत्यर्पण की कोशिशें कानूनी अड़चनों का सामना कर रही हैं। सेक्शन 7 कमियों को दूर करना, बाद में नियामक सुधार। नीरव मोदी स्कैम ने भारत के फाइनेंशियल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बड़ी कमियों को उजागर किया, जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और सरकार ने कई सुधार लागू किए ताकि इन कमियों को दूर किया जा सके और सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जा सके। आरबीआई द्वारा उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक था बैंकों द्वारा एलओयू और लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी करने पर तुरंत रोक लगाना। इस कदम से हालांकि कुछ सही ट्रेड फाइनेंसिंग में रुकावट आई, लेकिन धोखाधड़ी के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स के गलत इस्तेमाल को रोकने में यह बहुत जरूरी था। पीएनबी के सिस्टम में मौजूद बड़ी खामी को समझते हुए आरबीआई ने सभी बैंकों के लिए स्विफ्ट मैसेजिंग को कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया। इस कदम का मकसद बैंक के इंटरनल रिकॉर्ड में दिखाए बिना फ्रॉडुलेंट मैसेज भेजे जाने की संभावना को खत्म करना था, जिससे ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग और कंट्रोल बेहतर हो सके। आरबीआई ने लोन अप्रूवल के लिए नियमों को भी सख्त किया और नो योर कस्टमर केवाईसी आवश्यकताओं को बढ़ाया, जिससे धोखेबाजों के लिए फर्जी कंपनियां बनाना और झूठे दस्तावेजों के आधार पर लोन हासिल करना मुश्किल हो गया। सरकार ने अपनी तरफ से ईडी और सीबीआई को मजबूत किया और उन्हें फाइनेंशियल क्राइम्स की जांच और मुकदमा चलाने के लिए ज्यादा संसाधन और अधिकार दिए। सेक्शन 8 जख्म और उम्मीद की किरणें, दीर्घकालिक प्रभाव और सीखे गए सबक। नीरव मोदी स्कैम ने भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका दिया, लेकिन फाइनेंशियल रेगुलेशन और रिस्क मैनेजमेंट में सुधार लाया। इसने बैंकों को इंटरनल कंट्रोल्स और कंप्लायंस प्रोसीजर्स बेहतर करने पर मजबूर किया। रेगुलेटर्स की जांच और ईमानदार बिजनेस प्रैक्टिसेस पर जोर बढ़ा। इसने साइबर सुरक्षा उपायों की जरूरत को रेखांकित किया। सेक्शन 9 अधूरा मुकदमा, एक कहानी जो अभी भी जारी है। 2025 तक नीरव मोदी की कहानी जारी है। मोदी अभी भी ब्रिटेन की कस्टडी में है और उसके प्रत्यर्पण की लड़ाई चल रही है। मेहुल चौकसी कानूनी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद एंटीगुआ और बारबुडा में ही है। गबन किए गए पैसों की वसूली अभी भी जारी है और ईडी भारत और विदेशों में मोदी और उसके साथियों की संपत्तियों को जब्त कर रहा है। नीरव मोदी स्कैम इस बात की याद दिलाता है कि मजबूत दिखने वाले सिस्टम भी फ्रॉड और हेराफेरी के खिलाफ कितने असुरक्षित हैं। ये लगातार सतर्कता, प्रोएक्टिव रेगुलेशन और न्याय की लगातार खोज की जरूरत को रेखांकित करता है। इस स्कैंडल से सीखे गए सबक आने वाले सालों तक भारत के फाइनेंशियल परिदृश्य को आकार देते रहेंगे और हमें याद दिलाते रहेंगे कि फाइनेंशियल क्राइम के सामने लापरवाही की कीमत बहुत ज्यादा होती है।